हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। मेरे जितने भी विद्यार्थी क्लास 12th पे हैं और 3 मार्च 2025 को जीव विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। ये बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। हर साल ये प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक साल ये प्रश्न जितने बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो पे, वो हर साल ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये तो पक्की गारंटी है। और जितने भी हमारे कमजोर छात्र हैं वो इस वीडियो को जरूर ध्यान दें और ये सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लें और 3 मार्च 2025 को जाके छाप दें। ठीक है, तो देख लेते भाई कौन कौन से वो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो भाई द्विनिषेचन की क्रिया किस में होती है? शैवालों में होती है, कवकों में होती है, आवृत्ति बीजी पादपों में होती है कि अनावृत्ति बीजी पादपों में? तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति बीजी पादपों में होती है। यहाँ पे देखो टिक, सभी में मैंने टिक लगा के लाया है, सभी में टिक लगा हुआ है। बस आपको पढ़ना है बच्चों, पढ़ना है, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको माइंड में याद रहेगा और वही जाके आप जो चीज़ आप पढ़ेंगे वही जाके अपने पेपर में, चाहे बहुविकल्पी पढ़ें चाहे आप ऐसे पढ़ें, वही आप अपने पेपर में जाके किसी न किसी प्रश्न में आप लोग उसको लिख देंगे। ठीक है, तो देखो जो हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? लुवेन हाक को कहते हैं कि प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को कहते हैं कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कहते हैं कि डॉक्टर बीरबल साहनी को कहते हैं? तो जो क्या कहते हैं, भारतीय भ्रूण विज्ञान का जो पिता कहते हैं वो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को कहते हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हम अगला प्रश्न हमारा। ये आ गया हमारा अगला प्रश्न, इसको देखते हैं भाई। ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है? ठीक है, तो बताओ, एमनियान झिल्ली करती है कि एलेंटाइस झिल्ली कहती है कि योगसैक झिल्ली करती है कि अपरा या कोरियान भी? अपरा को कोरियान भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपरा झिल्ली काम करेगी। ठीक है, अपरा झिल्ली करती है क्या? ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का जो कार्य करती है वो अपरा झिल्ली करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते भाई। हार्मोनल गोली एक का घटक है। हार्मोनल गोली का एक घटक है। तो हार्मोनल गोली का भैया एक घटक क्या है? एलएच है कि एपीएसएच है कि थायरोकिन है कि ये प्रोजेस्टेरॉन है? तो भाई प्रोजेस्टेरॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं भाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस सब लोगों को पता होगा भाई कब मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को भाई फूल डे होता है, आने वाला है। 1 मार्च है आज, इसके बाद 1 अप्रैल आ जाएगा। 7 अप्रैल को मनाया जाता है कि 28 मार्च को मनाया जाता है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अपने दिमाग में एकदम रट लो, एकदम देख लो, सुन लो और मुझसे पहले करने की कोशिश करो। ठीक है, कमेंट करो कितने, जब आपका ये पूरे प्रश्न तैयार हो जाए, अगर मैं मतलब जो बता रहा हूँ आप लोगों को ये सारे प्रश्न हो जाए, इसके बाद लास्ट में आप लोग कमेंट करना कि सर जी मुझको कितने सारे प्रश्न पता थे। कमेंट जरूर करना भाई, कमेंट जरूर करना, तो ताकि पता चले कि नहीं आप लोगों की तैयारी कितनी है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है कि 20 जुलाई को मनाया जाता है कि 5 जुलाई को मनाया जाता है कि 7 जुलाई को मनाया जाता है? तो जो हमारा विश्व जनसंख्या दिवस है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे स्टूडेंट्स? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये आ गया भाई। मानव में एबीओ रुधिर वर्ग के कितने जीनोटाइप संभव हैं? 2 हैं कि 4 हैं कि 6 हैं कि 8 हैं? तो भाई 6 हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल कारेंस कहा जाता है कि एरिक वान शेरलक को कहा जाता है कि ह्यूगो डी ब्रिज को कहा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक। ठीक है, इसको याद कर लेना आप लोग। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। किस कारण वर्णांधता का विकास होता है? किस कारण वर्णांधता का विकास होता है? अनुवांशिकी के कारण होता है कि विटामिन ए की कमी से होता है कि अति सक्रिय एड्रिनल ग्रंथि के कारण होता है कि अधिक सूरापान से होता है? तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुवांशिकी के कारण होता है। किसके कारण? अनुवांशिकी के कारण वर्णांधता का विकास होता है। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। साइटोसिन द्वारा होता है कि यूरेसिल द्वारा होता है कि एडेनिन द्वारा होता है कि ग्वानिन द्वारा होता है? तो भाई यूरेसिल द्वारा होता है। किसके द्वारा? आरएनए अणु में थायमीन का जो विस्थापन होता है वो यूरेसिल द्वारा होता है। ये भी आपका 10 मतलब प्रश्न आपके तैयार हो गए। अगला देखते मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है।
ये बताओ संदेहवाहक आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में होता है कि राइबोसोम्स में होता है कि गाल्जी काय में होता है कि कोशिका द्रव्य में होता है? तो भाई जो संदेहवाहक आरएनए का निर्माण होता है वो केंद्रक में होता है। कहाँ होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? केंद्रक पे होता है। ठीक है। हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं, तो हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं किस लिए जाने जाते हैं? प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं कि आरएनए की खोज करने के लिए जाने जाते हैं कि डीएनए की खोज करने के लिए जाने जाते हैं कि डीएनए लाइजेज एंजाइम की खोज करने के लिए जाने जाते हैं? तो जो हमारे हरविंद खुराना जी हैं वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए हमारे हरगोविंद खुराना जी जाने जाते हैं। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? ठीक है, विडाल टेस्ट भाई, विडाल टेस्ट जानते हैं आप लोग? जितने बच्चे अगर भाई मेडिकल लाइन से होंगे वो सब जानते होंगे। निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? मलेरिया की, अतिसार की, टाइफाइड की, फाइलेरिया? तो भाई जो टाइफाइड होता है उससे ही क्या, विडाल टेस्ट से ही हम लोग करते हैं। मैंने अपनी कल के ही वीडियो पे आप लोगों को पढ़ाया। टीबी के टीके का नाम क्या है भाई? टीबी के टीके का नाम क्या है? पीएसए है कि ओपीवी है कि डीपीटी है कि बीसीजी है? तो बीसीजी आपका राइट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, अगला हमारा है एंटीबॉडीज होती है। तो एंटीबॉडीज क्या होती है? प्रोटीन में होती है कि खनिज की, लिपिड की, शर्करा? तो भाई प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कैंसर रोग के कारक को कहते हैं, कैंसर रोग के कारक क्या कहते हैं? म्यूटाइजेंस कहते हैं कि इंटरफेरॉन कहते हैं कि ट्यूमर कहते हैं कि कार्सिनोजेंस कहते हैं? तो कार्सिनोजेंस इसका राइट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखते हैं भाई, अगला हमारा क्या कह रहा है, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो लाइगेज एंजाइम है कि काइटिन एंजाइम है कि एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम है कि एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइगेज एंजाइम। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? लाइगेज एंजाइम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं कि होलार्ड कहते हैं कि चेसार्ड कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो भाई इसको होलार्ड कहते हैं। कि क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? इसको होलार्ड कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी प्रश्न अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। अगला देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगला देखते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। लाइसेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं, तो लाइगेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं, वायु में करते हैं कि शैवालों में करते हैं कि मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से करते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट से जो लाइसेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं वो शैवालों से करते हैं। किससे करते हैं? शैवालों से करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? देखो सब लोग तो राष्ट्रीय पक्षी, भाई भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी वो गौरैया है कि मोर है कि सारस है कि कबूतर है? तो भाई उत्तर प्रदेश, खास उत्तर प्रदेश अपने यूपी की बात करें तो जो राजकीय पक्षी हो जाएगा वो सारस होगा। क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? वो सारस होगा। ठीक है, सारस के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं भाई? बताओ यार कितनी रखते हो? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कि कान्हा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है? तो जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा उत्तर प्रदेश। दुधवा भाई दूध की जहाँ बात आए तो भैया उत्तर प्रदेश सामने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सामने। अगला देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगला देखते हैं भैया, अगला देखते हैं। ये हमारा अगला गया, भारत में अभयारण्यों की कुल संख्या है 515, 480, 490, 420? तो भैया है 515। कितना है? 515। आई होप आप लोगों को पता समझ में आ गया होगा। घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ। जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है वो किस प्रदेश में उपस्थित है? उत्तराखंड में है कि राजस्थान में है कि भैया ये गुजरात में है कि मध्य प्रदेश में है? तो जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया? 1991 ईस्वी में कि 1972 ईस्वी में कि 1980 ईस्वी में कि 1986 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर 1972 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं भैया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है कि पंजाब में है कि असम में है कि मध्य प्रदेश में? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है असम में। ठीक है, ये आपका तैयार हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं, ये हमारा अगला प्रश्न आ गया। ठीक है, समुद्र के किनारे उगने वाले पादप कहलाते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? जलोदभिद कहलाते हैं कि लवणोदभिद कहलाते हैं
कि मीसोफाइट कहते हैं कि हेलियोफाइट कहते हैं। तो समुद्र के किनारे उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? लवणोद्भिद। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? लवणोद्भिद कहलाते हैं। इसके बाद हम अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूरे वर्ष तापक्रम में होने वाले परिवर्तन को सहने वाले पादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरीथर्मल कहलाते हैं कि माइक्रोथर्मल कहलाते हैं कि हेक्स्टोथर्मल कहलाते हैं कि स्टोनोर्थोथर्मल कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूरीथर्मल। ठीक है, यूरीथर्मल क्या हो जाएगा? पूरे वर्ष तापक्रम में पहने वाले परिवर्तन को सहने वाले पादप यूरीथर्मल कहलाते हैं। तो आई होप बच्चों ये जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं जो आपके इस बार के बोर्ड परीक्षा में 3 मार्च को फंसने वाले हैं, ठीक है, उनके मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने बहुत ज़्यादा खोजबीन करके आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, और एक वीडियो में लाइक करके प्यारा सा कोई एक भी कमेंट कर देना, बस हो गया। ठीक है, आपका एनसीईआरटी वाला भैया जो है वो बहुत ज़्यादा आपका आभारी रहेगा। तो ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं किसी इसी प्रकार के अन्य और अत्यधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बाय बाय।